अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टेनेंसी एक्ट का लास्ट लेक्चर है। मेरी कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट की वजह से ये लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, बट आज जो है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट करें। आप लोगों को जैसे कि पता है कि एसडीओ का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया। तो अब अगेन हमने एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया है जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसमें जो है वो अगर हिस्सा लेना चाहें, उसमें आप ज्वाइन करना चाहें उसको, तो आप ये हमारे एडमिन का नंबर है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 81, लिमिटेशन फॉर। यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो हम अपील रिव्यू रिवीजन वाला चैप्टर जो है उसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो भी अपील्स होती हैं या रिव्यू होते हैं वो कुछ लिमिटेशंस के साथ होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चाहें लाइफ में, आपको 10 साल 15 साल 20 साल के बाद याद आए कि मुझे अपील करनी चाहिए थी, ये फैसला जो है वो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ या मेरे साथ इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए गए, तो मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं इसके खिलाफ अपील करूं, तो फिर आप ऐसे अपील नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ पर हर अपील जो है उस राइट को एक लिमिटेशन के साथ जोड़ा जाता है, और हर कानून में ऐसे ही है, चाहे वो सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। अच्छा भाई, कलेक्टर को अगर आपने कोई अपील करनी है, कलेक्टर से नीचे कौन होता है? कलेक्टर से नीचे जो है वो AC 1 होता है, या फिर AC जो है वो 2 होता है। ठीक है, AC 1 AC 2, या फिर तहसीलदार होता है। अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसके नीचे AC होता है। अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो उसके लिए आप किसके पास जाएंगे? कलेक्टर के पास जाएंगे। 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर और डिक्री, वो ऑर्डर या वो डिक्री जो है उसके पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो आप जाके कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। अगर कलेक्टर ने कोई जो है वो डिसीजन दिया है तो फिर आप जारी बात है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या कमिश्नर के पास जाएंगे, और इसके लिए आपके पास टाइम है 60 डेज का। और अगर कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकते हैं, और उसके लिए आपके पास टाइम कितना है? 90 डेज का। यानी कलेक्टर के लिए 30, कमिश्नर के लिए 60, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 90। सेक्शन 82 है हमारे पास जी। रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिव्यू और मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म एनी ऑर्डर of his own or predecessor either on his own motion or on an कहते हैं कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है ना, वो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है। अब रिव्यू क्या होता है? रिव्यू जो है वो अपील से मुख्तलिफ होता है। इसमें खुद ही अपने जो फैसला पहले से किया होता है ना उसको दोबारा वो नजर सानी करते हैं। आमतौर पे ये उस वक्त होता है कि जब कोई कानूनी जो कोई बात है, कोई कानूनी नुक्ता है, उसको मिस कर दिया गया हो, ठीक है, तो वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि आप इस कानूनी नुक्ते को जो है वो मिस कर गए हैं, कानून के अंदर ये अमेंडमेंट पास हुई थी, इसको आपने मिस कर दिया। तो अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये इसका फैसला जो है वो कुछ और हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है कि अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करता है, उस पर नजर सानी करता है। ठीक है, और नजर सानी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर का राइट है। वो जो एप्लीकेंट है उसका उसकी जो है वो उसका राइट नहीं है, बल्कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है। क्या है ये? रेवेन्यू ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, जबकि एप्लीकेंट का राइट नहीं है। एप्लीकेंट जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन दे सकता है उसके लिए, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये देखें जी, मैंने इन्हें एप्लीकेशन दिया और ये फैसले को रिव्यू नहीं कर रहे। तो अब जो रिव्यू करने वाला ऑफिसर है वो फैसले को मॉडिफाई कर सकता है, यानी थोड़ा सा चेंज कर सकता है, रिवर्स टोटली जो है वो चेंज कर सकता है, उल्टा कर सकता है कि जमीन पहले ए को दिया वो बी को दे देगा उठा के, या कंफर्म कर सकता है। कंफर्म से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल डिसीजन है वो कहेगा कि ये बिल्कुल ठीक लिया गया था, इसको कहते हैं कंफर्म कर देना। और एनी ऑर्डर ऑफ हिज ओन और प्रीडिसेसर, अपना ऑर्डर या प्रीडिसेसर या उससे पहले कोई अफसर का ऑर्डर। पहला अफसर मुराद अगर AC है तो उससे पहले भी तो कोई असिस्टेंट कमिश्नर रहा होगा ना, उसके ऑर्डर की बात हो रही है कि वो अपने ऑर्डर को या अपने से पहले वाला जो ऑफिसर जो इस ऑफिस के अंदर मौजूद था उसके ऑर्डर को क्या कर सकता है? वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, रिवर्स कर सकता है या कंफर्म कर सकता है। आइदर ऑन हिज ओन मोशन, अपने तौर पे भी कर सकता है, अगर उसको बाद में याद आए कि हाँ यहाँ से मुझे गलती हो गई है, ये फैसला करने में ये कानूनी नुक्ता जो है वो मैंने मिस कर दिया। या एप्लीकेशन, या कोई एप्लीकेशन देता है, ठीक है, कोई दरखास्त देता है कि जी आपने ये फलां चीज जो है फलां कानूनी नुक्ता मिस कर दिया, तो आप बराए मेहरबानी इसको दोबारा रिव्यू कर लें। अच्छा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या है जी? रिव्यूइंग प्रीडिसेसर ऑर्डर्स रिक्वायर्ड। अच्छा, जो प्रीडिसेसर होता है ना आपका, जो आपके जो बंदा चला गया है, अगर आपने के ऑर्डर को रिव्यू करना है तो अगर आप EDO हैं तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से परमिशन लेंगे, अगर आप कलेक्टर हैं तो आप EDOR से परमिशन, यानी वन स्टेप हायर जो आपकी अथॉरिटी है, आपका जो इमीडिएट अथॉरिटी है, उससे जो है वो आप अप्रूवल लेंगे। और अगर अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा कोई और रेवेन्यू ऑफिसर है, सैंक्शन ऑफ देयर इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनका जो इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे अप्रूवल लेंगे और फिर ही अपने किसी प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मस्ट बी विद इन 90 डेज। देखिए इसके साथ भी लिमिटेशन अटैच है कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो आप
रिव्यू कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ऊपर वाले वो जो 30, 60, 90 पड़े हैं उसमें से भी, अनलेस सफिशिएंट कॉज इज शोन रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन टू द अफेक्टेड पार्टीज। देखें जी, रिव्यू के लिए भी आप ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेशन में बैठ के रिव्यू लिख देंगे, बल्कि उसके लिए आप क्या करेंगे, तमाम पार्टीज को बुलाएंगे और उनको सुनेंगे। ऑर्डर अंडर अपील कैन नॉट बी रिव्यूड। एक तरफ मिसाल के तौर पे उसने अपील की हुई है, सही है, हम कहते हैं कलेक्टर ने या डीसी ने एक डिसीजन दिया और उसके खिलाफ उसने अपील कर दी। अपील अब कहाँ करेगा, कमिश्नर के पास। और फिर वही शख्स जो है वो डीसी के पास आया और आके उसे कहा कि सर काइंडली इसको रिव्यू कर लें, ठीक है। इधर एक इधर अपील की हुई है, यहाँ पे रिव्यू की एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो ये रिव्यू की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जा सकती जब तक जो है ये अपील इसने यहाँ पर की हुई है। नो अपील लाइज अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू रिव्यू और कंफर्मेशन ऑफ। और इसके अलावा उसने एक और बात की है, अच्छा यहाँ पर एक और भी एक चीज मिस हो गई है शायद। कलेक्टर इज कंसीडर्ड सक्सेसर ऑफ लोअर क्लास ऑफिसर्स विदाउट सक्सेसर। अगर कोई सक्सेसर है ऐसा लोअर क्लास का और उसके बाद उसका कोई बाद में ऑफिसर आया नहीं है, वो पोस्ट खत्म कर दी गई है, तो कलेक्टर को जो है उसका सक्सेसर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो नो अपील लाइज अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू रिव्यू और कंफर्मेशन टू रिव्यू। रिव्यू जो है वो फाइल किया गया, रिव्यू की एप्लीकेशन दी गई। अब रिव्यू की एप्लीकेशन का नतीजा एक तो ये निकल सकता है, ठीक है, कि इसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। अफसर कहता है कि नहीं जी, इस पे ये बिल्कुल सही है, इस पे किसी किस्म का रिव्यू नहीं बनता, या फिर उसको जो है वो कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है, पहले वाले डिसीजन को ही, कि उसको रिव्यू कर लेता है लेकिन वो कहता है कि हाँ पहले वाला जो है वो ठीक था। यहाँ पे जो है रिफ्यूजल में तो रिव्यू ही नहीं करता, ठीक है, वो देखता ही नहीं है दोबारा, वो कहता है जो मैंने पहले डिसीजन दे दिया बिल्कुल ठीक है, आप जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं ये पॉइंट वैलिड नहीं है। अब कंफर्म का मतलब यह है कि उसने रिव्यू कर लिया लेकिन उसने फिर पहले वाला फैसला ही दे दिया, इसको कहते हैं कंफर्म कर दिया। तो बच्चों इन दोनों सूरतों के अंदर क्या वो शख्स अब दोबारा आगे जाके अपील कर सकता है किसी के पास? नहीं, यही बताया गया, नो अपील लाइज अगेंस्ट द रिफ्यूजल और रिव्यू और कंफर्मेशन ऑन रिव्यू, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर आपने एक दफा रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे दी है और वो पहले वाला डिसीजन कंफर्म हो गया या आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो गई है, तो आप फर्दर जो है वो अपील में नहीं जा सकते, बिकॉज ये तो फिर एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा ना, कि पहले आप रिव्यू में चले जाएं, फिर अपील में चले जाएं, फिर अपील में चले जाएं, फिर रिव्यू में चले जाएं। तो इसलिए जो है वो इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो है वो कहा गया है ये। उसके बाद कंपटीशन ऑन पीरियड लिमिटेड फॉर अपील्स एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, कहते हैं टाइम पीरियड फॉर अपील्स और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अंडर दिस एक्ट कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू दी लिमिटेशन एक्ट 1908। ये लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है ये बताता है कि क्या ये जो 30 डेज हैं जिसमें आपने कलेक्टर के पास अपील करनी है, क्या इसमें हॉलीडेज शामिल हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर जो है वो ईद की छुट्टियां शामिल हैं, क्या इसके अंदर कोई और जो स्ट्राइक्स हैं कोर्ट की वो शामिल होती हैं कि नहीं होती, इनको काउंट कैसे करना है, पहले दिन को काउंट करना है, आखिरी दिन को काउंट करना है। तो ये सारे के सारे ये 30 डेज की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये 30 डेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा का सारा तरीकाकार जो है वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर मौजूद है। अब इसके बाद देखते हैं जी सेक्शन नंबर 84, पावर टू कॉल फॉर एग्जामिन एंड रिवाइज प्रोसीडिंग ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। कहता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड, वो कहता है वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ये किसी केस की जो सारी प्रोसीडिंग है वो मंगवा सकता है, एनी पेंडिंग केस और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर और कोर्ट। या फिर वो सबऑर्डिनेट के पास जो है वो कोई केस पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा है काफी अरसे से, बोर्ड के पास बार बार जो है उस बंदे की तरफ से शिकायत जा रही है, तो बोर्ड कहता है कि भाई इस केस को मेरे पास भेज दें, मैं इसका फैसला कर देता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है वो क्या करता है, वो वहां पर उसका फैसला कर देता है। उसके बाद ईडीओ आर और कलेक्टर कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केसेस अंडर देयर कंट्रोल। इसी तरह से ईडीओ आर जो है या कलेक्टर है, उसके पास बार बार जो है वो कोई कंप्लेन आ रही है या उस बार बार कोई मामला हाईलाइट हो रहा है कि उसके किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास या किसी एसी के पास, AC1 के पास, AC2 के पास या किसी तहसीलदार के पास कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, तो वो फिर वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। रिकॉर्ड से मुराद है कि उसकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो अब तक हुई है वो अपने पास मंगवा लेगा और खुद उस पर फैसला कर देगा या किसी और को असाइन कर देगा। इफ द कलेक्टर कॉल द रिकॉर्ड एंड थिंक्स मॉडिफिकेशन इज नीडेड, अगर वो देखता है कि मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, फैसला जो पहले हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, इट इज सबमिटेड टू ईडीओ आर फॉर ऑर्डर्स, तो वो ईडीओ आर को भेजेगा और कहेगा कि जी इसको काइंडली ऑर्डर कर दे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ईडीओ आर मे इंटरफेयर विद प्रोसीडिंग्स ऑर्डर्स इफ डीम्ड एक्सपीडियंट, वो किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पास सुपरवाइजरी पावर है, ठीक है, तो ये किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, ये किसी भी प्रोसीडिंग में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन एक्सरसाइज पावर सिमिलर टू हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पावर है वो हाई कोर्ट की रिविजनल जुरिस्डिक्शन की तरह ही है, ठीक है, जो रिवीजन कर सकते हैं। एंड मे फिक्स अ हेयरिंग डेट। अच्छा, रिवीजन क्या होती है, रिवीजन ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे ऊपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और नीचे कोई कलेक्टर ने कोई जो है वो डिसीजन दिया है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है, इस डिसीजन को रिवाइज, ये रिवीजन की पावर है कि आपने आपके सबऑर्डिनेट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है तो आप उस
स्कीम को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको सुन के अपने ऑन देयर ओन उसको सुन के जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक रिविजनल पावर है जो कि हाई कोर्ट के पास भी होती है। रिविजनल जुरिस्डिक्शन एंड में फिक्स द हियरिंग डेट, इसमें भी होता है हियरिंग डेट फिक्स की जाती है, बट जनरली पार्टीज हैव नो राइट टू बी हर्ड अनलेस द हियरिंग इज फिक्स। और इसमें यह भी होता है कि जब तक हियरिंग फिक्स ना करे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये डिसाइड ना करे कि आपकी हियरिंग है, तो पार्टी जाके ये नहीं कह सकती कि जी हमारी हियरिंग कर लें, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है, ना कि ये किसी एप्लीकेंट की पावर है। इसके बाद है जी सेक्शन 85, ये प्रोसीजर से रिलेटेड है। प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रोसीजर वेयर द एक्ट इज साइलेंट। कहता है यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर के लिए प्रोसीजर बनाया जाएगा। प्रोसीजर से मुराद ये है कि रूल्स बनाए जाएंगे। जहाँ पे एक्ट साइलेंट है, सारी बात है, वहां पे आपको रूल्स बनाने की जरूरत है। रूल्स क्या करेंगे? कवर एनफोर्सिंग इजेक्टमेंट, लोगों को कैसे निकालना है अगर किसी जमीन से उनको बेदखल करना हो। पोजेशन ऑर्डर जो है उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर फॉर द कॉस्ट, अगर किसी पे कॉस्ट डालनी है, जारी बात है इसको जो है वो किसी जमीन से उठाया गया है, इजेक्ट किया गया है, तो उस पर बड़ा खर्चा आया होगा। उसके साथ आपका सारी जो है वो मैन पावर लेके गए होंगे, आप पुलिस को साथ लेके गए होंगे और बड़ा खर्चा किया होगा, मशीनरी लेके गए होंगे, ट्रैक्टर ट्राली एक्सीवेटर वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो कॉस्ट है वो उस पर कैसे डालनी है। अडॉप्टिंग प्रोविजन ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 फॉर आर्बिट्रेशन, अगर कोई मसला है, तनाज़ा है, उसकी आर्बिट्रेशन करनी है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, तो उस आर्बिट्रेशन में जारी बात है लोगों को आपने बुलाना है, सालिस मुकर्रर करने हैं, ठीक है, हेयरिंग की डेट रखनी है या सालिसी की तारीख आपने तय करनी है। वहां पर भी जो सारे अखराजात होंगे उसको किस तरह से तकसीम किया जाएगा, इसके लिए भी क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर में रेफर कॉस्ट टू अनदर ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डिसाइड बेस्ड ऑन दी। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रेफर कर सकता है केस किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये है, इसके बाद केस आया और ये मुतलका जो एसी है उस तहसील का, उसको भेज सकता है कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करके दें और फिर मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। और फिर रिपोर्ट जब डीसी के पास आएगी तो डीसी जो है वो इस बेस पे क्या करेगा? डिसीजन दे देगा। और मोस्टली ऐसा ही हो रहा होता है, डीसी खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता। उसके बाद है जी 86, पर्सन बाय होम अपीयरेंस मे बी मेड बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर एज सच एंड नॉट एज रेवेन्यू कोर्ट। कहता है कि पार्टीज कैन अपीयर पर्सनली और वाया रिकग्नाइज्ड एजेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स। कहता है कोई भी पार्टी जो है वो पर्सनली भी अपीयर हो सकती है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, या फिर अपने एजेंट के जरिए, लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए भी जा सकती है। पर्सनल अटेंडेंस मे बी रिक्वायर्ड इफ ऑर्डर, लेकिन अगर रेवेन्यू ऑफिसर चाहे कि बंदा पर्सनली आए, खुद आए, तो उसको हाजिर होना जरूरी है अगली समात के ऊपर। उसके बाद कॉस्ट देखें जी, मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट होती है। रेवेन्यू ऑफिसर कैन अपॉर्शन कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इफ ही थिंक्स फिट। मिसाल के तौर पे दो पार्टियां हैं, एक ए है, एक जो है वो बी है, और इन्होंने अप्रोच किया किसको? रेवेन्यू ऑफिसर को, और इन्होंने कहा कि ये हमारी एक जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, इस पे हमें समझ नहीं आ रही है, हमारा आपस में तनाज़ा है जी, ये कहता है कि ये मेरी है, ये कहता है मेरी है, तो आप हमारा फैसला कर दें, ठीक है। या कोई और मामला किसी तरह से जो है उनके पास पहुंचा, तो वो जमीन की जो है वो चेक करना है कि वाकई जो है वो किसकी है, तो ये इसके लिए जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है, केस को आगे चलाएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके लिए आपको जो है वो एविडेंसेस चाहिए होंगे, इसके लिए आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मुख्तलिफ किस्म की फोटो कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं, हो सकता है कि आपको वहां पे जाके इस जमीन को खाली भी करवाना पड़े, ठीक है, वहां को उसको एवैक्यूएट करवाने के लिए भी मशीनरी लेके जानी पड़े। तो वो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, जितने भी ये एक्सपेंसेस हैं, ये क्या करेगा? अब आमतौर पे होता ही है कि शुरू में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो ये केस हारेगा, यानी कि जो झूठा होगा, ये सारा खर्चा उसको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन वो अगर चाहे तो कॉस्ट को अपॉर्शन भी कर सकता है। वो ये कर सकता है कि 50% इस पे डाल दे और 50% जो है वो इस पार्टी के ऊपर डाल दे, फैसला जो भी हो। तो इफ कॉस्ट डू नॉट फॉलो द इवेंट, द ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द रिवीजन फॉर राइटिंग, ठीक है। आमतौर पर ये होता है कि जो है वो जो पार्टी हार जाती है केस, जारी बात है वो पार्टी फिर रॉन्ग होती है, इसका मतलब यह है कि उसने गलत केस किया हुआ था, तो उसके ऊपर ये जो है वो ये पेनल्टी या ये कॉस्ट जो है उसके ऊपर डाल दी जाती है। तो इफ कॉस्ट डज नॉट फॉलो द इवेंट, ठीक है, अगर कॉस्ट जो है वो इस तरह से ना की जाए अपॉर्शन, तो ऐसा भी हो सकता है। और बाज़ का जो है इससे कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है, जो पार्टी जीत गई हो वो भी कह सकता है कि आप चलें, ये बंदा जो है ना, ये तो इसके जिम्मे पल्ले तो कुछ भी नहीं है ना, इसके पास अब जमीन रही है, जमीन भी आपको मिल गई है, तो अब आप ऐसे करें कि कॉस्ट भी जो है वो आप बेयर कर ले। लेकिन तो फिर इसमें जस्टिफिकेशन जरूर लिखेगा, इन राइटिंग लिखेगा कि मैंने किस वजह से जो है वो कॉस्ट जो है वो दूसरी पार्टी को डाल दी है।
अच्छा भाई, द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोड्स, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रेवेन्यू कोड्स प्रोसीजर इंक्लूडिंग अप्लाइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको सीपीसी कहते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ज़हन में रखिएगा, विद और विदाउट बॉडी। कहता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है रेवेन्यू कोड के लिए, इंक्लूडिंग अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ सिविल प्रोसीजर की जो प्रोविजंस है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, विद मॉडिफिकेशन भी और विदाउट मॉडिफिकेशन, बिकॉज ये भी तो सिविल सूट्स ही होते हैं ना, जमीनों के जो मुकदमात होते हैं। अनटिल सच रूल्स आर मेड, जब तक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये रूल नहीं बनाती तब तक क्या होगा, तो सीपीसी अप्लाइज टू द रेवेन्यू कोड प्रोसीडिंग एज फॉर एज रेलिवेंट। तो यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड की जो जो शिकें, जो जो सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं एज फॉर एज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज डीम्ड द हाई कोर्ट फॉर दीज प्रोसीडिंग्स एंड एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर सीपीसी। अच्छा, इसमें यहाँ पे कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसको हाई कोर्ट कंसीडर किया जाएगा और फिर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी अंडर सीपीसी, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड। इसके बाद आते हैं जी सेक्शन 89 पे। सेक्शन 89 क्या कहता है, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट टू समन पर्सन। अच्छा, समन पर्सन, समन करके किसी को बुलाने की पावर भी होती है, जैसे अदालत के समन आते हैं ना, वैसे इनके पास भी समन की पावर होती है। रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट में समन anyone deemed necessary for the case or proceeding, किसी को भी समन करके बुला सकते हैं। The summoned person must appear in person or via recognized agent or legal practitioner if allowed। तो या खुद भी आ सकते हैं, किसी ऑथराइज एजेंट के जरिए भी जो है वो अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील वगैरह भी जा सकता है। द पर्सन मस्ट टेल द ट्रुथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और आइटम्स रिक्वेस्टेड बाय द ऑफिसर और कोर्ट, ठीक है। वो वहां पे जाके जो भी है उसके ऊपर ये जरूरी है कि वो सच बताएगा, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेवेन्यू कोर्ट को चाहिए होंगे या रेवेन्यू ऑफिसर को चाहिए होंगे वो लाजमी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेक्शन 90 है, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या होगा, ये हम पहले भी अक्सर पढ़ चुके हैं। समन मस्ट बी सर्व्ड पर्सनली, या तो समन पर्सनली उस बंदे को जाकर दिया जाता है, आमतौर पे कोशिश यही की जाती है, वाया एजेंट या किसी उसके किसी एजेंट को दे दिया जाता है अगर वो खुद नहीं है, या फिर फैमिली मेंबर को दे दिया जाता है, और पोस्टेड इफ पर्सनल सर्विस फेल, अगर वो जाते हैं वहां पे कोई भी नहीं मिलता तो फिर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये रजिस्टर्ड पोस्ट होगी, ध्यान में रखिएगा। फॉर न्यूमरस पार्टीज, अगर एक से ज्यादा पार्टीज हैं, मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं गांव के और उनका जो है वो उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि चंद लोगों को सर्व सम पर्सन, इनमें से कुछ 4-5 लोग जो हैं उनको क्या करेंगे, नोटिस सर्व कर देंगे पर्सनली, और बाकियों के लिए क्या करेंगे, प्रोक्लेमेशन कर देंगे। प्रोक्लेमेशन का क्या मतलब है, ऐलान कर देंगे। ऐलान जो है वो किसी भी तरह से किया जा सकता है, मस्जिद के में भी ऐलान किया जा सकता है, ढोल बजा के भी ऐलान किया जा सकता है, जैसा कि आमतौर पे गांव में होता है, तो किसी भी तरीके से प्रोक्लेम किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस इज वैलिड इफ एंड प्रिज्यूम्ड डिलीवर्ड इन नॉर्मल, कहता है अगर उस शख्स के साथ राब्ता नहीं हो रहा, यहाँ पे पोस्टेड का हमने जिक्र किया था ना, तो वो कहता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट ही आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने अपनी तरफ से भेज दिया ना, उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची, फिर अब आपका ये लेना देना नहीं है। अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज दिया और आपने उस लेटर की कॉपी अपने साथ रख लिया है, वो जो स्लिप है वो साथ लगा दी है कि फलां डेट को आपने इसको सेंड कर दिया था, तो फिर आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब उसको मिले या ना मिले, कंसीडर यही किया जाएगा कि आपने अपनी तरफ से उसको जो है वो रिसीव करवा दिया। सेक्शन 91 है जी, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉपी देयर ऑफ, कहता है नोटिस, ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट आर सर्व्ड इन द सेम वे एज समन, कहता है कोई भी नोटिस है, ऑर्डर है, कोई प्रोक्लेमेशन है, उसको समन की तरह ही जो है वो रिसीव करवाया जाता है। कैसे रिसीव करवाया जाता है, लाइक समन, जैसे समन होते हैं वैसे ही रिसीव करवाया जाता है। सेक्शन 92 है जी हमारे पास, एडिशनल मोड ऑफ पब्लिशिंग प्रोक्लेमेशन, कहता है लैंड रेवेन्यू प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पब्लिश्ड बाय बीट ऑफ ड्रम, कहता है लैंड रेवेन्यू की जो प्रोक्लेमेशन है वो बीट ऑफ ड्रम से जो है वो लाजमी पब्लिश करनी चाहिए, ऑफ ए ड्रम। और कस्टमरी मेथड, कस्टमरी मेथड में क्या हो सकता है कि जी मस्जिद में ऐलान हो सकता है, या रिक्शे के ऊपर जो है वो ऐलान करते हैं गांव वगैरह के अंदर, शहरों के अंदर, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। एंड पोस्टिंग अ कॉपी इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस नियर द लैंड, और जहाँ पे वो लैंड है उसके पास कोई भी जगह है, लैंड के पास कोई होटल बना हुआ है, कोई दरख्त लगा हुआ है प्रोमिनेंट प्लेस पे, या कोई दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर भी वो लगा देते हैं ताकि जो है वो हर किसी को पता लग जाए कि इस लैंड के साथ क्या मामला चल रहे हैं। उसके बाद 93 है, ज्वाइनर ऑफ द टेनेंट्स एज पार्टी टू प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू टेनेंट, कहता मल्टीपल टेनेंट्स इन द सेम स्टेट में बी मेड पार्टीज टू प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 3, कहता मिसाल के तौर पे टेनेंसी एक होती है, सही है, एक जमीन है और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ लोगों को दिया गया होता है, ये ए को दी हुई है, ये बी को है, ये सी को है, ये डी को है, और जो टेनेंट है वो मिस्टर एक्स है, सॉरी लैंडलॉर्ड जो है वो मिस्टर एक्स है, ये क्या है, लैंडलॉर्ड। इसने 4 लोगों को जमीन जो है वो आगे रेंट पे दी हुई है, ए बी सी डी को। तो अगर कोई केस का फैसला करना है तो ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू ऑफिसर इन सबको बुला ले, अगर केस जो है वो सिर्फ ए से रिलेटेड है, ठीक है,
तो ये हो सकता है कि बी को भी बुला लें, डी को भी और सी को भी, क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट है यहाँ पर। और ये हो सकता है कि जो साथ की प्रॉपर्टीज हैं, ये जो जिनकी जमीनें साथ लगती हैं, उनको भी बुला सकते हैं बाज़ बार। डिक्री ऑर्डर कैन ओनली बी पास्ड इफ ऑल द प्रॉपर्टीज हैड एन अपॉर्चुनिटी, सॉरी, इफ ऑल द पार्टीज हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर एंड बी हर्ड। कहता है डिग्री या ऑर्डर जो है वो उसी सूरत में इशू किया जा सकता है जब आपने तमाम पार्टीज को बुला लिया, उनकी बात सुन ली, और उसके बाद आप फैसला करेंगे। द डिक्री और ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द इफेक्ट ऑन ईच टेनेंट। कहता है ये डिग्री या ऑर्डर जो है उसमें लिखा होना चाहिए, मस्ट बी, कि इसका हर टेनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ए के ऊपर क्या इफेक्ट है, बी पे, सी पे और डी पे क्या इफेक्ट है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिग्री है या ये जो ऑर्डर है, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम डिटेल जो है वो लिखी होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 94 पे। सेक्शन 94 क्या कहता है जी? एक्सेप्शन ऑफ सूट्स अंडर दिस एक्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सर्टन इनेक्टमेंट्स। कहता है जी, सेक्शन 424 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 36 ऑफ पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1884 डू नॉट अप्लाई टू द सूट्स अंडर सेक्शन 77 ऑफ दिस एक्ट। कहता है ये जो है ना, सेक्शन 2 सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 424 है, या फिर सेक्शन 36 है पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट का, ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, किसके ऊपर? सूट्स अंडर सेक्शन 77 ऑफ दिस एक्ट। 77 सेक्शन के जो सूट्स हैं, वो रेंट वगैरह से रिलेटेड जो सूट्स होते हैं, उनके ऊपर ये क्या है, अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ पे। बस यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये इधर अप्लाई नहीं हो रहे। उसके बाद 95 देखें, पेमेंट इनटू कोर्ट ऑफ मनी एडमिटेड टू बी ड्यू टू अ थर्ड पर्सन। कहता है जी, इफ अ डिफेंडेंट एडमिट्स रेंट इज ड्यू बट क्लेम्स इज ओड टू अनदर पर्सन। मिसाल के तौर पे डिफेंडेंट कौन सा होता है? ये डिफेंडेंट जो है वो, ये वो पार्टी होती है, जैसे सफाई, एक होता है इस्तगासा और एक होते हैं जी, ठीक है, डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक एक होता है प्लेंटिफ, यानी जिसने एप्लीकेशन दी हुई है, और दूसरा होता है डिफेंडेंट। ठीक है, वकील इस्तगासा और वकील सफाई होता है ना, जैसे, तो ये सफाई वाली साइड पे ये वाला ये शख्स होता है जिसने अपनी सफाई देनी होती है। तो ये जो डिफेंडेंट है, ये क्या करेगा? एडमिट्स द रेंट इज ड्यू बट क्लेम टू अनदर। अब मिसाल के तौर पे ए है, ये कौन सा है? ये इसने कंप्लेन की है कि ये रेंट पे नहीं कर रहा, और बी जो है वो यहाँ पे डिफेंडेंट है। अब ये कहता है कि मैंने रेंट तो पे करना है, लेकिन ए को पे नहीं करना। ये जो है, ये जो सी है ना, इसको पे करना है, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट इसके साथ है। ठीक है, एग्रीमेंट तो इसके साथ हुआ, जमीन जो है वो इन दोनों की है। जमीन किसकी है? इन दोनों की है। अब ए जो है, उसने उसमें कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई ये मुझे रेंट नहीं दे रहा। वो कहता है भाई रेंट मैं आपको क्यों दूं, मेरा जो एग्रीमेंट है वो तो सी के साथ हुआ है। तो सी जो है वो भी इस पार्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो उसका हिस्सा है, तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा। तो इफ डिफेंडेंट एडमिट्स रेंट इज ड्यू बट क्लेम इज ओड टू थर्ड पर्सन, वो कहता है क्लेम जो है किसी और का बनता है, द कोर्ट जनरली रिक्वायर्स पेमेंट इनटू द कोर्ट। तो कोर्ट, अब क्या, कोर्ट जो है, ठीक है, बीइंग इंडिपेंडेंट पार्टी, वो क्या करेगी? वो कहेगी पेमेंट जो है वो आप, जब तक ये फैसला नहीं होता कि पैसे सी को मिलने हैं या ए को मिलने हैं, उसके बाद क्या करेगा? नोटिस ऑफ पेमेंट इज सेंड टू द थर्ड पर्सन। नोटिस जो है वो इसको इसको सेंड कर दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि आपके बिहाफ पर एक पेमेंट जमा कराई है किसी ने, या आपके लिए कोर्ट में, तो आप आके बताएं कि आप वाकई अगर इसके जो है वो वाकई इसके हकदार हैं, डिजर्विंग पर्सन है, तो आके कोर्ट में इसको प्रूफ करें। ठीक है, इफ द थर्ड पर्सन डू नॉट कंटेस्ट विद इन 3 मंथ्स, पता लगता है कि जी 3 महीने तक वो बंदा आया ही नहीं है, सही है, कोर्ट ही नहीं आया, तो अब क्या होगा? ये वाला जो कंप्लेनेंट है, ये तो बैठा हुआ है ना, द मनी इज पेड टू द प्लेंटिफ। तो मनी जो है वो प्लेंटिफ को दे दी जाएगी जिसने कंप्लेन की है, ये वाला, इसको प्लेंटिफ कहा जाता है। ठीक है, इस्तगासा, जिसने एप्लीकेशन दी हुई है, जो एग्रीव्ड पार्टी अपने आप को शो कर रहा है, तो पैसे इसको दे दिए जाएंगे। सही है। अब इसके बाद क्या होता है? थर्ड पर्सन कैन रिकवर मनी लेटर फ्रॉम द प्लेंटिफ इफ रॉन्गली पेड। अब होता ये है कि 4 मंथ्स गुजरने के बाद, 4 मंथ, ये भाई साहब जो सी है वो उठ के कहीं से आ जाते हैं कोर्ट को, कहते हैं कि भाई मुझे आपने भेजा था नोटिस, मुझे नहीं मिल सका किसी वजह से, मैं मुल्क से बाहर था, या मैं शहर से बाहर था, या कोई और रीजन थी, या बच्चों ने जो है वो नोटिस उठा के फाड़ दिया, तो अब मुझे पता लगा है कि ये तो आपके पास रेंट की पेमेंट जमा हुई थी और वो उसके लिए आपने मुझे नोटिस भेजा था, तो आप बराए मेहरबानी वो पेमेंट मुझे दे दें। तो कोर्ट कहती है कि भाई आप लेट हो गए, अब आपने अगर लेने हैं पैसे तो आप जाएं और जाके ए से लें, कंप्लेनेंट से लें, जिसको हमने पैसे पे कर दिए हैं। ठीक है, तो अब कंप्लेनेंट से पैसे लेगा। कोर्ट इशूड रिसीट एक्ट एज ए वैलिड इक्विटेंस। अब कोर्ट, अब जो डिफेंडेंट है ना, इसने पेमेंट किया कोर्ट को, ऐसे ही है ना, इसने पेमेंट इसको जमा करा दी, और कोर्ट ने क्या किया? इसकी एक रसीद भी दे दी होगी। रसीद किसके पास होगी? इसके पास। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सी है वो इसके पास बी के पास चला जाए कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे पैसे, या ऐसा नहीं हो सकता कि ए इसके पास दोबारा चला जाए कि भाई तुमने तो पैसे दिए नहीं है, पैसे दो। तो इसके पास जो रसीद है वो एक वैलिड प्रूफ है इस चीज का कि उसने बाकी पैसे दिए हैं। ठीक है, और उसने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है। तो आई होप कि ये 95 आपकी समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इसलिए हम जरा इस पे स्लो स्लो चल रहे हैं, बिकॉज मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को इसका मैं तर्जुमा करके बता दूं, बल्कि मकसद ये है कि आपको इसकी समझ आए, और अगर समझ आ जाती है इसकी, तो फिर अगर हम
डेली के कुछ 5-10 सेक्शन भी पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप बेशक एक दिन में 50 सेक्शन पढ़ लें तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। 96 में देखें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ एरियर ऑफ एन रेंट, ठीक है। उसके बाद देखें जी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में क्या कहता है, कोर्ट कैन एग्जीक्यूट रेंट एरियर डिग्री। रेंट एरियर किसी के रहते थे और उसके ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, कि ये रेंट के एरियर जो है वो फौरी तौर पर पे किए जाएं, सही है। डिक्री सिविल कोर्ट का फैसला होता है ना, ऑन द टेनेंट्स मूवेबल प्रॉपर्टी, टेनेंट्स की मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके, एंड या फिर अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स, या फिर उसकी फसलें खड़ी हैं, तैयार फसल खड़ी हुई है, वो कहता है कि उसको काट के, या उसकी कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, कोई गाड़ी उसके पास खड़ी हुई है, वो कहते हैं कि वहां से पे कर ले, ठीक है। तो अ कोर्ट कैन एग्जीक्यूट अ रेंट एरियर डिक्री ऑन द टेनेंट्स मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स। तो कहता है कि कोर्ट, यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट की बात हो रही है। देखिए सिविल कोर्ट के अंदर भी फैसला होगा तो वो एग्जीक्यूशन के लिए किसको भेजेंगे, वो रेवेन्यू ऑफिसर को ही भेजेंगे कि ये हमने एक डिग्री दिया है, हमने फैसला दिया है कि ये जो रेंट के जो एरियर्स हैं ये इसको पे होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जीक्यूशन कौन करेगा, रेवेन्यू अफसरान ही करेंगे। और अगर रेवेन्यू कोर्ट में डिसीजन हुआ है, ऐसी सूरत में क्या होगा, जारी बात है फिर भी एग्जीक्यूशन इन्होंने करनी है। और इसी एग्जीक्यूशन के लिए क्या बनाई जा रही है, पीला फोर्स बनाई जा रही है। 97 में देखें, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टेनेंट्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। अ टेनेंट कैन नॉट बी इम्प्रिजन फॉर रेंट एरियर्स। जेन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू इसमें से पूछा जा सकता है 97 में से, कि एक टेनेंट को जो है वो आप उसको इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल सकते जब तक कि वो फसलों पे काम कर रहा है। जारी बात है ना, काश्तकारी तो वही कर रहा है। अब उसके पास एक मुरब्बा जमीन है, 24 एकड़ है जी उसके पास, और आपने उसको जाके इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया। अब उस जमीन को जो है वो पानी की भी जरूरत है, जमीन को जो है वो खाद की भी जरूरत है, जमीन को जो है वो स्प्रे की भी जरूरत है। तो ये सारे काम कौन करेगा, ठीक है। तो आपने फिर स्टेट का नुकसान कर दिया ना, तो ये जमीन जो है ये तो जाया हो जाएगी। तो आप उसको कभी भी इम्प्रिजनमेंट में नहीं डालेंगे कि उसने सिर्फ इस वजह से कि उसके रेंट के एरियर रहते हैं, while occupying the land, even if the landlord seeks execution of a decree। अगर जो है लैंडलॉर्ड ये भी कहेगा ये जो डिग्री हुई है इसकी एग्जीक्यूशन चाहिए मुझे, तो बेशक उसकी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, उसकी मूवेबल उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बैंक बैलेंस सारा कुछ बेचा जा सकता है, लेकिन उसको इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाला जा सकता। उसकी वजह यह है कि उसने भाई काश्तकारी करनी है। तो अगर आपने उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया तो फिर जो लैंड है वो तो फिर खराब हो जाएगी, ठीक है। फसल अगर खड़ी है वहां पे तो वो तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो फसल जो है उसको तो डेली लुक आफ्टर की जरूरत होती है। उसके बाद आ जाता है जी 98, पावर टू रेफर पार्टी टू सिविल कोर्ट। कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट में रेफर क्वेश्चंस बेटर सूटेड फॉर सिविल। रेवेन्यू कोर्ट है बाज का वो ऐसा होता है कि वो केस को रेफर कर देती है किसी सिविल कोर्ट के पास या सिविल जज के पास, ठीक है। और इफ पार्टी फेल्स, सॉरी, इफ पार्टी फाइल सिविल सूट, रेवेन्यू ऑफिसर फॉलो द सिविल कोर्ट्स फाइनल। अगर पार्टी करती ही सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल है और वो कोई डिसीजन दे देती है, तो रेवेन्यू कोर्ट जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो इसके फाइनल डिसीजन को फॉलो करे। वो ये नहीं कह सकता कि डिसीजन तो हमने करना था, आप सिविल कोर्ट में क्यों गए, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो पाबंद है कि वो सिविल कोर्ट का जो जो भी डिसीजन है उसको माने। इफ पार्टी फेल्स टू फाइल, रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर पार्टी ने जो है सिविल कोर्ट में कोई भी फैसला फाइल नहीं किया, ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल नहीं की है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, फिर रेवेन्यू कोर्ट जो है वो खुद ही डिसाइड कर देगी, वो खुद ही फैसला कर देगी। देन आ जाता है हमारे पास सेक्शन 99, पावर टू रेफर टू हाई कोर्ट क्वेश्चन एज टू जुरिस्डिक्शन। कहता है कि इफ अ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज अनश्योर अबाउट जुरिस्डिक्शन, कहता है सिविल कोर्ट है या फिर रेवेन्यू कोर्ट है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना उस कोर्ट का जज होता है, ठीक है। चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो सीनियर सिविल जज है, चाहे वो सेशन जज है, चाहे एडिशनल सेशन जज है, तो जो कोर्ट को लेके चल रहा होता है वो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका कहते हैं। इज अनश्योर्ड अबाउट द जुरिस, उसको जुरिस्डिक्शन का नहीं पता, उसने केस जो है वो ट्राई कर लिया। दे में रेफर द क्वेश्चन वाया द डिस्ट्रिक्ट जज और ईडीओ आर टू द हाई। तो वो क्या करेंगे, वो केस को रेफर कर देंगे कि हमें जुरिस्डिक्शन समझ नहीं आ रही कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, बिकॉज कानूनी केसेस जो है बहुत पेचीदा होते हैं, तो ये जुरिस्डिक्शन का जो फैसला करना है ये थोड़ा मुश्किल होता है बाज़ का। द क्वेश्चन वाया डिस्ट्रिक्ट जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए या ईडीओ आर के जरिए हाई कोर्ट को भेज देगा कि आप हमें ये बताएं कि क्या हमारी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं। द हाई कोर्ट कैन ऑर्डर द ऑफिसर टू प्रोड्यूस विद द सूट और ट्रांसफर इट टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है या तो वो कहेगी कि आप इसको प्रोसीड कर लें खुद ही, ऑफिसर को यानी उस जज को कहेगी कि आप प्रोसीड कर लें, आपकी जुरिस्डिक्शन में है, या फिर वो ये कहेगी कि ट्रांसफर इट टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर इसको ट्रांसफर कर देगी उस कोर्ट में जो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। द हाई कोर्ट्स ऑर्डर इज फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज एंड इंक्लूडिंग नॉन पार्टीज। अब जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिए इसको कहीं पर भी जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये तमाम पार्टीज के लिए क्या है, बाइंडिंग है, तमाम पार्टीज के लिए बाइंडिंग है, तमाम पार्टीज इसको
इसके ऊपर अमल करने की पाबंद हैं। उसके बाद 100 में देखें, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू वैलिडेट प्रोसीडिंग हेल्ड अंडर मिस्टेक एज टू जुरिस। अच्छा, बात बार ऐसा होता है, ऊपर वाले केस में तो ये था ना कि जुरिसडिक्शन का फैसला नहीं हो रहा था, उन्होंने रेफर कर दिया था, ठीक है, उन्होंने रेफर कर दिया हाई कोर्ट को कि आप हमें फैसला करके बता दें कि हमारी जुरिसडिक्शन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है कि अब इन्होंने रॉन्गली, किसी सिविल कोर्ट ने या रेवेन्यू कोर्ट ने ये रॉन्गली ये कंसीडर कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये मेरी ही जुरिसडिक्शन में, और फैसला भी कर दिया। अब इसमें क्या होगा, द सिविल और रेवेन्यू कोर्ट रॉन्गली ट्राइज, ट्राइज का मतलब ये ट्रायल से निकला है, ट्रायल भी कर लिया द केस ऑफ आउटसाइड इस जुरिसडिक्शन, और बाद में उसको पता लगा कि ये तो आउटसाइड ऑफ जुरिसडिक्शन है, या हाई कोर्ट को पता लग गया, इट मस्ट सबमिट द रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट, तो रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। यानी सारी की सारी प्रोसीडिंग, जितने भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स वगैरह है, सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट को चला जाएगा, और हाई कोर्ट से कहा जाएगा, या हाई कोर्ट खुद जो है वो चेक करेगी कि ये देखा जाए कि वाकई इनकी जुरिसडिक्शन है या नहीं है। द हाई कोर्ट कैन रजिस्टर द डिक्री इन द रिकॉर्ड, रजिस्टर द डिक्री इन द करेक्ट कोर्ट, और इफ डिसाइडेड इन गुड फेथ विदाउट प्रेजुडिस टू द पार्टी, वो क्या करेगा कि उस डिक्री को, अब तो फैसला आ गया ना, फैसला आ गया, वो डिक्री की फॉर्म में है, तो उसको क्या करेगा, करेक्ट कोर्ट में रजिस्टर कर लेगा। मिसाल के तौर पे ये है कोर्ट ए, ये है कोर्ट बी, फैसला करना था इसने, कर दिया इसने, सही है, तो ये जो इसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट तो नहीं थी, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो थी वो तो ए थी, ठीक है, लेकिन वो फैसला बी ने कर दिया। अब हाई कोर्ट के पास उसने सारा जो केस है वो सबमिट कर दिया। हाई कोर्ट इसको क्या ऑर्डर करेगी कि आप सिर्फ ये करें, ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है, इन गुड फेथ किया हुआ है, आप ये करें कि इसको अपने पास रजिस्टर कर लें, यानी अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, और ये बिल्कुल ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि ये फैसला इसी कोर्ट ने किया है, सही है, तो वो इसको रजिस्टर भी कर सकता है। पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर इवन इफ रिकॉर्ड वाज नॉट सबमिटेड, अगर रिकॉर्ड सबमिट नहीं भी हुआ तो भी वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकती है कि भाई ये जो केस था ये आपका नहीं है, तो बी कोर्ट से उठा के इसको ए कोर्ट के अंदर जो है रजिस्टर कर दिया जाए। उसके बाद है जी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन इन द प्रॉपर कोर्ट इफ एनी प्रोसीडिंग और डिग्री, सॉरी, फॉर एनी पोस्ट डिग्री प्रोसीड। पोस्ट डिग्री का मतलब यह कि डिग्री आ गई ना, उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए वो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्शन देगा कि इसको आप यहाँ पे असल जो जिस कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसकी एक्चुअल कोर्ट जो बनती थी वहां पे इसको रजिस्टर कर। और हाई कोर्ट्स ऑर्डर इज फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज एंड नॉन पार्टी, तो हाई कोर्ट का डिसीजन जो है बात है वो बाइंडिंग है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अप्लाइज टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 1884 एंड रिलेटेड प्रोसीडिंग, 1 नवंबर 1884 और उसके बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उन सब के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जी, ये हमने यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट की पावर्स पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर कोई जुरिस्डिक्शन का फैसला है तो उसके अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट की होगी। वो केस जो है उसको रिकॉर्ड मांग भी सकती है, उसको रिकॉर्ड वैसे भी सबमिट किया जा सकता है, और उसको वो ऑर्डर भी कर सकती है कि इसको जो एक्चुअल कोर्ट है, जो करेक्ट कोर्ट है, वहां पे जाके इसको रजिस्टर कर लिया जाए, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे टू ऑल द पार्ट। तो ये था जी सेक्शन 100। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसके अंदर हम 101 से लेके 1116 तक इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसको कंप्लीट करूं, लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे सेक्शंस थे, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि बड़ी डिटेल्ड के साथ बताना आप लोगों को जरूरी था, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बताता चलूं कि मकसद जो है वो हरगिज ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसका तर्जमा करके मैं बता दूं, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, वो इतना कोई मसला नहीं है। मतलब ये है कि आपको इसका इसका असल जो स्पिरिट है, असल रूह है, वो समझाना है। उम्मीद है कि आपको जो है वो इन हमारे इन लेक्चर से फायदा हुआ होगा। हमें अपना कमेंट, अपने फीडबैक जो है वो जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियोस जो है वो आपको कोई फायदा दे रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।